नमस्कार, मैं हूं नगमा। पहाड़ों पर आसमानी आफत का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। पहाड़ ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो रहे हैं। बादल फटने के बाद सैलाब आ रहा है और भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें कई गाड़ियां मलबे में दफन हो गई हैं। कहीं दरकते पहाड़ तो कहीं उफनती नदियां। पहाड़ों पर इस समय प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। सबसे डरावनी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आज आई है। सिरमौर के शिलाई में पूरी पहाड़ी भरभरा कर नीचे आ गिरी। भीषण लैंडस्लाइड का ये लाइव वीडियो देखिए। तस्वीरों में देखिए कैसे पल भर में टनों मलबा और विशाल चट्टानें नीचे खाई की तरफ आ गिरी। इस भारी भूस्खलन के बाद पहाड़ी के ठीक ऊपर बने कई मकानों पर जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है। मकानों के नीचे की मिट्टी खिसक चुकी है। इससे दर्जनों परिवार इस वक्त खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। इन इलाकों में दहशत का माहौल है और लोग अपने आशियाने को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में भाग रहे हैं। शिमला का भी हाल देख लीजिए। पहाड़ों से खिसकते मलबे ने इस गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। बड़े बड़े पत्थरों के बीच देखिए गाड़ियां कैसे फंस गई हैं। तबाही की दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के राजौरी से है, जहां बादल फटने के बाद आसमानी आफत ने जल प्रलय का रूप ले लिया। पहलगाम में बादल फटने की वजह से पानी का तेज सैलाब आ गया। इस सैलाब में कई सड़कें बह गईं और एक पुल को भी नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हालांकि ये जो सड़क है अभी ढह चुकी है, क्योंकि अभी जब पानी यहाँ पे ज्यादा सैलाबी सूरत हाल में आया था, जो यहाँ पे पुल बना हुआ था वो पानी जो है अपने साथ बहा ले गया। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल लोग जो है अभी कुछ पाइपें डली हुई है यहाँ पे, इस पे जो है वो चलने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये सब्र तहम्मुल से काम नहीं ले रहे, अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उस वजह से उनको वहाँ पे जाने की भी अशद जरूरत है और इसलिए वो अपनी जान को रिस्क में डालते हुए ये पाइपों के जरिए ये तेज रफ्तार नदी को क्रॉस कर रहे हैं। कुदरत का ये कहर कुछ इस कदर हावी है कि बारिश के बाद हुई कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों पर्यटक जगह जगह फंस गए हैं। तबाही के मंजर के बीच स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जब कल देर गए यहाँ पे बारिश और बादल फट गया, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी फॉर्च्यूनर यहाँ पे पड़ी हुई है, जिसकी हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पानी का जोरदार बहाव इसको इस जगह यानी कि नदी के किनारे तक पहुंचा चुका है। हालांकि ये काफी दूर से जो है बारिश की वजह से खिसक के आई और साथ साथ आप स्कूटी की भी हालत देख सकते हैं और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो इस वक्त वहां पे जो हालात उस टाइम यहाँ पे थे वो कितने गंभीर थे। अब जरा उत्तराखंड के विकासनगर का भी भयावह मंजर देख लीजिए। यहाँ भी लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई। विकासनगर में पहाड़ दरकने की वजह से लाखों टन मलबा सीधे मुख्य सड़क पर आ गिरा। इससे पूरा का पूरा यातायात ठप हो गया है। हालात इस कदर खराब हैं कि वहां रास्ते पर चल रहे कई भारी ट्रक और खुदाई में लगी जेसीबी मशीनें भी मलबे के नीचे जिंदा दफन हो गई। राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद है, लेकिन लगातार गिर रहे पत्थरों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतें आ रही हैं। ऋषिकेश में भी पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद गंगा खतरे के निशान के करीब बह रही है। इससे परमार्थ निकेतन में आरती वाली जगह पानी में डूबी है। प्रशासन ने लोगों से एहतियातन नदी से दूर रहने और घाटों पर नहाने से बचने की अपील की है। कुल मिलाकर हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भारी अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से नदियों और संवेदनशील पहाड़ी रास्तों से दूर रहने की अपील की है। पहाड़ों पर जाने से मना किया है। अगर आप भी पहाड़ी इलाकों में जाने की तैयारी कर रहे हो तो सावधान हो जाइए।
पूरी जानकारी के बाद ही कहीं जाने का प्लान बनाएं, क्योंकि जीवन से अनमोल कुछ भी नहीं है। सिरमौर से अनूप चंद, शिमला से विद्यादत्त शर्मा, पहलगाम से नदीम गुलजार और विकासनगर से सतपाल धनिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बढ़ते हादसों के साथ साथ जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं उसमें सवाल ये भी उठता है कि क्यों इतने ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं एक दूसरी ट्रेजेडी की खबर पे। वियतनाम में बोट हादसा हुआ। इस हादसे ने हर कोई हैरान है, जहां पर फुकोक द्वीप के पास एक बोट समंदर में पलट गई और हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई थी, जबकि 21 बचाए गए लोगों में से कई की हालत गंभीर है। हादसे के नए वीडियो सामने आ रहे हैं जो बहुत ही डरावने हैं। दूसरी तरफ इस हादसे में हुई मौतों पर कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। अचानक वो हो गया जिसने खुशी और मस्ती भरे माहौल में मातम खोल दिया। एक झटके में 15 भारतीय जिंदगियां पानी में डूब गई, दम घुट गया और जान चली गई। यह उस हादसे का सबसे नया वीडियो है जिसमें फुकोक द्वीप के पास बोट पलट गई थी। दूर से लिए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बोट पलटने के बाद उसके आसपास लोग तैरते नजर आ रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस समय तक बोट के आसपास कोई दूसरी नाव, कोई मदद की बोट नहीं थी। भारी भरकम बोट पलटने के बाद कुछ लोग बाहर की तरफ कूद गए। आपको नजर आ रहे लोग वही लोग हैं, लेकिन 15 लोग ऐसे थे जो बोट पलटते समय अंदर ही फंसे रहे और भयंकर पानी में दम घुटने से, शरीर में पानी भरने से उनकी जान चली। हमने हादसे में बचे 21 लोगों में से एक भारतीय से बात की। Speak, what's your name? What exactly happened, sir? Hello. So when we are traveling in the speedboat, it is a closed boat. Around 39 people are inside. It was within 3 minutes when we started, it was been stand upside down. The boat was in the stand upside down with a hit of strong storm. As hit of the boat, it was stand upside down. Who are the 20 people here came out of the boat by jumping out through the window on front side. Who are in back side, 15 people got stuck in the boat and they were been dead. ये सब कुछ हुआ किनारे से सिर्फ 400 मीटर अंदर। अचानक कुछ इस तरह से बोट ऊंची ऊंची लहरों की चपेट में आ गई थी। उसके बाद एक झटके में खुशियों और मस्ती के बीच हाहाकार मच गया। मौत का मातम पसर गया। जहां एंटरटेनमेंट का माहौल था, वहां मौत का मंजर दिखाई देने लगा। जो खुशकिस्मत थे वो निकल गए, लेकिन बचाए गए लोगों में भी 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बोट पर कुल 36 लोग थे, जिनमें से 32 भारतीय थे। उन्हीं में से 15 भारतीय हादसे में बचाए नहीं जा पाए। मरने वालों में 10 तमिलनाडु से हैं, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केवलम के नागरिक थे। सभी के शव अब भारत लाने की तैयारी हो रही। कहां खुशियां मनाने गए थे और कहां जिंदगी भर का अंधेरा छा गया। परिवारों में मातम पसरा है। इस हादसे के बाद खौफनाक तस्वीरें डराने वाली हैं। हताहत लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी लाइफ जैकेट नजर नहीं आ रही। किसी भी शख्स के शरीर पर लाइफ जैकेट जैसी कोई चीज नहीं दिखी। सोचिए, इतनी ऊंची ऊंची लहरें, समंदर के बीच, लहरों के बीच कोई सुरक्षा का इंतजाम है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, किसी ने लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहना? शायद लाइफ जैकेट पहनी होती तो किसी न किसी की जान जरूर बचाई जा सकती। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना हो कैसे गई। शुरुआती जांच में 5 ऐसे सवाल सामने आए हैं जिनके जवाब पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकते हैं। पहला सवाल, क्या स्पीड बोट में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे? दूसरा सवाल, यात्री पलटी हुई नाव के अंदर फंस कैसे गए? तीसरा सवाल, क्या कप्तान ने खराब मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज किया? चौथा सवाल, क्या स्पीड बोट तकनीकी रूप से सुरक्षित थी? पांचवा सवाल, क्या पर्यटन बढ़ने के साथ सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ गई है? इन सवालों के जवाब ढूंढने बहुत जरूरी है, क्योंकि मसला लोगों की जान से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया, जबकि हादसे में मारे गए लोगों के राज परिवार भी परिवारों की मदद के लिए आगे आए हैं। वियतनाम में पिछले साल 2025 में भी हालोंग बे टूरिस्ट स्पॉट पर भीषण नाव हादसा हुआ था, जिसमें तब भी 39 लोगों की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और अब दुनिया से वापस लौट के अपनी देश की सियासत पर नजर डालें। दतिया से टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा आज दिल्ली पहुंचे और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो भोपाल लौट गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और सारे मामले सुलझा लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष के सामने अपने समर्थकों के विरोध को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा, सफाई दी। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे अंदर ही कोई कमी रही होगी, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला और इसको लेकर आत्मचिंतन करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने अपनी जगह पर टिकट दिए जाने वाले आशुतोष तिवारी के पुरजोर समर्थन देने की बात कही। ये तो तय हो गया कि कद बड़ा नहीं है, टिकट नहीं मिला ना, तो आपकी बात का जवाब तो इसी में है कि कद बड़ा नहीं है और पार्टी बहुत ऊपर होती है, हमसे ज्यादा दूर तक देख सकती है वो ऊपर से। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको सर माथे पर रखते हुए पार्टी का काम करना, संगठन का काम करना, यही लक्ष्य। निश्चित रूप से उनके नॉमिनेशन में मैं जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा, न मैं किसी के ऊपर दोषारोपण देता हूं। मैं तो ये मानता हूं मेरे अंदर कोई कमी होगी, मैं अंतर्मुखी होऊंगा और अपना सुधार करूंगा। तो मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, नरोत्तम मिश्रा काफी विनम्र हैं, कह रहे हैं कि जो पार्टी कहेगी वही मानेंगे, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन उनके समर्थक हंगामा मचाए हुए हैं। तो नरोत्तम मिश्रा दिल्ली आए, पार्टी की बात उन्होंने स्वीकार कर ही ली थी, यहाँ आके उन्होंने अध्यक्ष से मुलाकात की है, तो क्या ये मामला अब सुलझ गया है? क्या उनको कोई आश्वासन मिला है? देखिए, इस बात की जानकारी तो अभी नहीं मिली कि क्या उन्हें कोई आश्वासन दिया गया है भविष्य को लेकर कि जिसमें उन्हें कोई पद दिया जाएगा या कोई अन्य दायित्व दिया जाएगा पार्टी के भीतर। लेकिन जिस तरह से कल उनकी मुख्यमंत्री मोहन यादव से प्रदेश अध्यक्ष से भोपाल में मुलाकात हुई, उसके बाद आज वो दिल्ली आए और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उन्होंने भेंट की। उसके बाद अब वो भोपाल के लिए वापस रवाना हो गए हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि वो अब एक तरह से मान गए हैं, जो उनको झटका लगा था कि उनको टिकट नहीं दिया गया दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए। उसके बाद उनके समर्थकों ने जिस तरह का हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था, उससे पार्टी की छवि को धक्का पहुंचा था। पार्टी की ओर से उन्हें स्पष्ट कहा गया था कि ये जो विरोध प्रदर्शन का तरीका ये ठीक नहीं है। इसके बाद कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से उन्होंने अपील भी की थी और अब वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है उनको समझा दिया गया, वो खुद भी इस बात को लेकर के तैयार है। जो नामांकन पत्र होगा आशुतोष तिवारी का, जो कि उम्मीदवार बनाए गए, उसमें भी वो मौजूद रहेंगे और एक तरह से पार्टी की जीत के लिए वो काम करेंगे। तो फिलहाल तो ये बात, इस पर सहमति बन गई दिख रही है। जहां तक आगे की जिम्मेदारी का सवाल है, ये देखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ राज्यों में राज्यपालों के पद भी रिक्त हो रहे हैं। क्या उन्हें वो जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर अभी जो नितिन नवीन की टीम बनने जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद जो होते हैं वो अमूमन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं के लिए आरक्षित होते हैं। क्या उनको वो जिम्मेदारी दी जाएगी? तो ये देखने की बात होगी। तो अभी आगे देखना है कि क्या होता है, भविष्य में नरोत्तम मिश्रा को क्या कुछ मिलता है। लेकिन सवाल ये भी बना हुआ है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा है, क्या कारण रहे। जैसा उन्होंने कहा कि कमी मुझ में ही होगी, कोई आत्मचिंतन करना होगा। धन्यवाद आपका अखिलेश इस पूरी बातचीत के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय, हम खबरों में लौटते हैं। और जनहित से जुड़े एक जरूरी मुद्दे पर एनडीटीवी ने बड़ी पड़ताल की है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में प्रसूता महिलाओं की रहस्यमयी तरीके से मौतें हो रही हैं। ये किसी एक जिले की बात नहीं है। कोटा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर के अस्पतालों में डिलीवरी के लिए भर्ती होने वाली महिलाओं के मन में डर बैठ गया है। एनडीटीवी की टीम अस्पताल से लेकर लोगों के परिवार तक पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब गर्भवती महिलाएं बच्चे के जन्म के लिए अस्पताल पहुंचती हैं, तो ऐसा क्या होता है कि कई महिलाएं अस्पताल पहुंचते ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाती हैं और उनमें से कई महिलाएं वापस अपने घर भी नहीं पहुंच पाती, दम तोड़ देती हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में स्वास्थ्य व्यवस्था की। एनडीटीवी ने जवाब खोजने के लिए राजस्थान के हॉस्पिटल के वार्ड और आईसीयू से लेकर सरकारी दफ्तरों तक और कोटा से लेकर बीकानेर, जोधपुर, हर जगह सुराग का पीछा किया। महिलाएं नई जिंदगी को दुनिया में लाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल गई, कुछ कभी वापस घर लौटे ही नहीं। हफ्तों बाद और कुछ मामलों में महीनों बाद भी जांच चल रही है, फिर भी सरकार ने इस बात का कोई पक्का जवाब नहीं दिया कि इन त्रासदियों की वजह क्या थी या इसके लिए जिम्मेदार कौन है। 5 परिवार बिखर गए, उनके परिजन, डॉक्टर्स और उस स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को दोषी ठहराते हैं।
कई महिलाएं अपने नवजात बच्चों की देखभाल करने के बजाय अभी भी बार बार डायलिसिस करवा रही हैं। मैं यहाँ से जब उसको लेके गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुंह में पानी चल गया और उस वजह से उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक, तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित ही कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। और लास्ट में आके बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का। मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, कि नहीं ख़त्म हो। तो मुझे डॉक्टर की लापरवाही लग रही है। हमारा तो इंसान गया है, इसमें दोषी कौन है? या कोई दवा कंपनी है, या कोई डॉक्टर्स हैं, या कोई सरकार है, या कोई इसको कंपनी से कोई पैसा खा के इसको चला रहे हैं सरकारी। इसमें कौन है इसके जिम्मेदार? उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जांचें थी सब नॉर्मल थी, शुरू से लेकर एंड तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जांचें कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी, ब्लीडिंग हो गई, वहाँ लेकर गए ऑपरेशन थिएटर में। 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पे रही। किडनी का हाँ, हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी सबकी। सूत्रों का कहना है डिलीवरी के बाद नई माओं के यूरिन आउटपुट की निगरानी में शायद कोई कमी रही। जिस इमरजेंसी ओटी में 6 डिलीवरी हुई थी उसे बंद कर दिया गया और अब उसकी मरम्मत की जा रही। कई वजहें हो सकती हैं, जिसमें मरीज की हालत, मेडिकल में इस्तेमाल होने वाला सामान, आसपास का माहौल और कई और वजहें शामिल हो सकती हैं। 2 डॉक्टर, जिनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला डॉक्टर भी शामिल है, सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद मतलब मेरे को यूरिन नहीं आया। फिर 9 तारीख को फिर मुझे सवेरे यहाँ लेकर आए थे 7 बजे के आसपास। फिर उसके बाद का फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। वहाँ पर तो क्या नाम से ऐसा कुछ हुआ नहीं, बताया नहीं है। नहीं बताया नहीं है, हमें नहीं बताया था। हाँ, बीपी कम ज़्यादा हो जाती है, बीपी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, फिर शुगर बढ़ जाता है। दिक्कत तो 5 तारीख से चल रही है। तो अस्पताल में रहता हूँ, 2 महीने बच्चे सारे यहीं है और 50,000 रुपये खर्च हो गए, मेरे पास पैसे भी नहीं रहे अब तो। और तो मैं स्टाफ से ये खुद बोल के आई थी, मैं कहा आपको मैं पार्टी दूंगी, मेरे बेबी बॉय हुआ है ना, ये तक बोल के आई थी। बट आते ही फिर थोड़ी देर सोई है ना, फिर उसके बाद में यूरिन आना बंद हो गया। उस टाइम तक तो आया था अच्छा सा, फिर उसके बाद ही मेरी कंडीशन खराब हो गई। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में रोजाना लगभग 200 डिलीवरी होती। काम ज्यादा होने की वजह से शायद हर 2 घंटे में होने वाली निगरानी की ही नहीं। सीनियर डॉक्टर्स का पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ खराब पोषण और सामाजिक आर्थिक कारणों से बच्चे के जन्म के दौरान उनके बाद गंभीर जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है, और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते। तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है, उसको पहले से ही बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके ऐसी स्थिति में जब महिला आती है, उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई, ऑपरेशन हुआ, तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीसवर ने कहा कि प्रदेश में होने वाली प्रसूताओं की मृत्यु अत्यंत दुखद और संवेदनशील विषय है। राज्य सरकार प्रत्येक घटना को गंभीरता से लेते हुए उसकी समीक्षा करती है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाया जा सके। जिस तरीके से राजस्थान में प्रसूताओं की मौत हो रही है, उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि जिन छोटी छोटी कड़ियों को जो है स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो दरकिनार कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि उसकी कीमत है उन मरीजों को अपनी जान देकर गंवानी पड़ रही है। जोधपुर के एक सरकारी अस्पताल में दूषित IV फ्लूइड्स की वजह से 18 महिलाओं की मौत हो गई। उस दर्दनाक घटना ने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की गंभीर कमियों को उजागर किया और उसके बाद सुधार के वादे किए गए। अब 15 साल बाद जब कुछ मां बनने वाली महिलाओं में आई कुछ ऐसी ही जटिलताओं की जांच हो रही है जिनका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, ऐसे में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि क्या 2011 से मिले सबक से सचमुच में सीख ली गई थी या फिर जनता को, लोगों को उनके हाल पर ऐसे ही छोड़ दिया गया। इन मामलों ने राजस्थान के स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार जवाब मांग रहे हैं। नई माएं अपने बच्चों को गोद में लेने की बजाय रिपीटेड डायलिसिस करवाने पे मजबूर हो गए हैं। कई नवजात शिशु मजबूर हो गए हैं कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत बिन मां के करें। अब सवाल बस ये नहीं है कि गलती कहाँ हुई, सवाल ये है कि ऐसा होने कैसे दिया गया। कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं बिस्मिता स्किन, NDTV इंडिया के लिए।
एनडीटीवी ने मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले, पैरामेडिकल कॉलेज घोटाले की परतें खोली। अब हमारी पड़ताल में शिक्षक बनाने की ट्रेनिंग देने वाले कॉलेजों पर गंभीर सवाल हैं। कहीं खेत में बीएड कॉलेज दर्ज है, कहीं स्कूल कैंपस में शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज चल रहा है, तो कहीं एक ही जमीन पर 3-3 संस्थानों की मौजूदगी दिखाई जा रही है। ये खेत है लेकिन कागजों में यहाँ कॉलेज है। ये बंद इमारत है लेकिन दस्तावेजों में यहाँ शिक्षक तैयार हो रहे हैं। ये स्कूल का कैंपस है लेकिन दावा है कि यहीं बीएड की पढ़ाई भी हो रही है। मध्य प्रदेश में शिक्षक बनाने वाले कॉलेजों का ये कागजी साम्राज्य अब गंभीर सवालों के घेरे में है। भोपाल के विदिशा रोड पर ग्राम मुगलिया कोट, सरकारी कागजों के हिसाब से यहाँ श्रीराम कॉलेज होना चाहिए, मिला क्या देखिए। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो आधिकारिक तौर पर एक बीएड कॉलेज है। यहाँ पर छात्र भी हैं, कैंपस भी है, खेलकूद के लिए मैदान तो है ही, पुस्तकालय भी है, लैब भी है और साल दर साल यहाँ से 150 बच्चे 100 बीएड के और 50 बीएससी बीएड के पास होकर निकले हैं। एनडीटीवी की टीम खसरा नंबर 148, 149, 2/1 पर पहुंची तो जमीन ने कागजों की कहानी पलट दी। मौके पर 3 भवन मिले, एक भवन पूरी तरह बंद, दूसरे पर मिलेनियम ग्रुप का बोर्ड, तीसरा निर्माणाधीन, बाहर बगलामुखी कॉलेज का बोर्ड लगा था, लेकिन श्रीराम कॉलेज नाम की कोई संस्था जमीन पर नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने भी कहा कि इस परिसर में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। यानी जमीन पर कॉलेज नहीं, लेकिन कागजों में हर साल 150 प्रशिक्षित शिक्षक निकलते हैं। प्रवेश हुआ, परीक्षाएं हुई, नतीजे आए और डिग्रियां भी बांटी गईं। ये इस जांच की पहली तस्वीर है, लेकिन ये कहानी सिर्फ मुगलिया कोट तक सीमित नहीं। भोपाल के बावड़िया कला में सेवियर कॉलेज पहुंचने पर तस्वीर अलग थी, लेकिन सवाल उतने ही गंभीर। कॉलेज एक स्कूल परिसर में चलता मिला। इसी कैंपस में मोहल्ले की सोसाइटी का दफ्तर भी था। कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि विश्वविद्यालय ने जो कमियां बताई थी उन्हें पूरा कर लिया गया है। उनका ये भी दावा है कि जब कॉलेज खुला था तो कई नियम मौजूद नहीं थे, ऐसे में नए नियम उन पर लागू नहीं होते। हाँ, जो सुधार का था, थोड़ा हमारी लाइब्रेरी में प्रॉब्लम बताई थी, कुछ बुक्स कम थे तो वो सब हमने मंगवा लिए हैं और कुछ जर्नल्स मंगवाना था वो भी मंगवा लिए हैं। बस हमारी वो ही कमी थी मैम। अच्छा, स्टूडेंट्स वगैरह रेगुलर आते हैं? हाँ, स्टूडेंट रेगुलर आते हैं, पर जो 100% आना चाहिए वो नहीं आते। कितनी फैकल्टी और कितने स्टूडेंट्स और कितने बैचेस अभी तक निकल चुके हैं? मेरे यहाँ से मतलब मैं जब से यहाँ आई हूँ, मैं 10 साल हो रहे हैं करीब मेरे को, तो मतलब मान के चलिए कि करीब मतलब 20 से वो निकल चुके हैं सेशन। ये बयान अपने आप में बड़ा है। अगर शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में छात्र नियमित रूप से नहीं आते तो शिक्षक कैसे तैयार हो रहे हैं? बीएड सिर्फ एक डिग्री नहीं, ये भविष्य के स्कूल शिक्षकों को तैयार करने की प्रक्रिया है। इसमें क्लास, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस टीचिंग, लाइब्रेरी, लैब और फैकल्टी सब जरूरी है। भोपाल के साकेत नगर में कमलनाथ बीपीएड कॉलेज का पता एनसीटी के दस्तावेजों में दर्ज है। हम जब वहां पहुंचे तो एक कमरे में एक शिक्षिका मिली। उन्होंने बताया कि कॉलेज कहीं और संचालित होता है और इसकी सूचना एनसीटीई को और विश्वविद्यालय को दी जा चुकी है। हमारा कॉलेज अरेरा एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित है। वहाँ नया भवन का निर्माण हो चुका है। 2015 में भी हमने शिफ्टिंग के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने शिफ्ट रिपोर्ट नहीं दी। उसके बाद हमने विगत वर्ष हमें मालूम पड़ा कि वो नहीं प्रक्रिया हुई, तो हमने 2025 में दोबारा यूनिवर्सिटी में सूचना दी और एनसीटी कार्यालय में नवंबर 2025 में 1,77,000 का डीडी शिफ्टिंग के लिए डाला हुआ है, अंडर प्रोसेस है और हमारा महाविद्यालय पूरी तरह वहाँ बन के तैयार है। यहाँ से पूरा सामान शिफ्ट वगैरह सब वहीं हो चुका है। यहाँ केवल ऑफिस को कोई आता है, पता आता है, एड्रेस चिट्ठी आती है, इसलिए हमने एक कार्यालय के रूप में एक स्टाफ को यहाँ छोड़ रखा है। दलील है कि कॉलेज शिफ्टिंग की प्रक्रिया में था, लेकिन सवाल फिर वही है, अगर कॉलेज किसी और जगह चल रहा था तो विश्वविद्यालय में दर्ज पता क्या था? छात्रों को क्या बताया गया? नियामक संस्थाओं ने किस आधार पर अनुमति दी? और क्या कोई कॉलेज पहले छात्रों को प्रवेश देकर बाद में पता बदलने की प्रक्रिया पूरी कर सकता है? सीहोर में एक ही कैंपस में बीएड के 3 कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन छात्र एक भी नहीं दिखे। अब इन जमीनी तस्वीरों को बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के दस्तावेजों से मिलाइए। विश्वविद्यालय के अधीन कुल 129 बीएड कॉलेज हैं। इनमें 2 सरकारी और 127 निजी कॉलेज हैं। कार्य परिषद के निर्देशों पर निजी कॉलेजों का निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण में 25 कॉलेजों में कमियां मिली, 5 कॉलेजों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई, 2 कॉलेज अपने पते पर नहीं मिले, 3 कॉलेज ऐसे पाए गए जहाँ बीएड पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में पंजीकृत पते पर नहीं मिले।
मध्य प्रदेश में 600 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बीएड की 58,000 से अधिक सीटें हैं। हर साल करीब 47 से 48 हजार विद्यार्थी इन कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं। सरकारी कॉलेजों की संख्या बेहद कम है और अधिकांश सीटें निजी संस्थानों में है। फीस कई जगह सालाना 30,000 रुपये या उससे अधिक बताई जाती है। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेजों, पैरामेडिकल कॉलेजों के मामले में पहले ही सवालों में घिर चुका है। अब बीएड कॉलेजों का ये मामला उसी तरह की आशंका पैदा कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि नर्सिंग में मरीजों की जान का सवाल था, यहाँ बच्चों की शिक्षा और आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी और अजय शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। गुजरात के जूनागढ़ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गिरनार पर्वत की पवित्र यात्रा पर परिवार के साथ सीढ़ियां चढ़ रहे 12 साल के बच्चे पर शेर ने हमला किया और सैकड़ों श्रद्धालुओं के सामने उसे जंगल में खींच ले गया। इस दर्दनाक हादसे में बच्चे की मौत हो गई और अब आदमखोर शेर पकड़ा गया। कब क्या हुआ देखिए। 11 जुलाई सुबह तड़के करीब 4:30 बजे जब पूरा गिरनार जय गिरनारी के जयकारों से गूंज रहा था, तभी अंबाजी मंदिर की ओर से जाने वाले रास्ते पर मौत ने दस्तक दी। खेड़ा जिले के मोदज गांव से आया परिवार अभी महज 50 सीढ़ियां ही चढ़ पाया था कि झाड़ियों से निकले एक शेर ने 12 साल के मयूर चौहान पर पीछे से हमला कर दिया। चीख पुकार मच गई। जब तक लोग कुछ समझते, बब्बर शेर बच्चे को जंगल में खींच ले गया, जहां बाद में उसके केवल अवशेष बरामद हुए। अब परिवार बिलख रहा है। उनकी आंखों के सामने शेर उनके बच्चे को उठा ले गया। इस घटना से ठीक पहले 6 जुलाई 2026 को भी भावनगर के पलिताना में भी शेरनी एक चरवाहे कालू परमार को दबोच ले गई थी। उसे करीब 30 मिनट तक उसने जमीन पर दबाए रखा था। इसके बाद 8 जुलाई 2026 को अमरेली के लीलिया में अवैध रूप से लायन शो देख रहे 21 साल के सोहेल मेमन को शेर ने मौत के घाट उतार दिया। पिछले 25 दिनों में ये छठा हमला है जिसने वन विभाग की नींद उड़ा दी। हालांकि 12 साल के बच्चे पर हमला करने वाले बब्बर शेर को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया और उसके साथ ही 2 और शेर भी पकड़े गए, जिनमें से एक शेरनी है। बाकी बचे 2 शेरों पर भी आदमखोर होने की आशंका है। तो अभी जो तीनों सिंह है, एक नर और 2 नर और एक मादा, 3 सिंह का अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको ये पूरा जो गिरनार फॉरेस्ट एरिया है, पूरे फॉरेस्ट एरिया में सुबह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो रेस्क्यू टीम है उसको लगातार उसके पीछे ट्रैक कर रहे थे और उनको अभी जो ट्रैक करके उसको बेहोश किया गया है और तीनों शेर को पकड़ लिया गया है। तो इस वक्त ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटते खबरों के साथ।